हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और हमारे इवोल्यूशन के जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसी में ये नेक्स्ट लेक्चर है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज पढ़ी हैं और साथ ही साथ हमने लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, न्यू लैमार्किज्म, ये सब चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आप पिछले लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। अब हमें देखनी है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, देखना है हमें जो है इवोल्यूशन का, या फिर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देखनी है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, नियो डार्विनिज्म। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं। तो नियो डार्विनिज्म क्या है? नियो डार्विनिज्म इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे हमने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, तो उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, उसमें और सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक है, एंड इज अ सॉर्ट ऑफ रिकंसिलेशन बिटवीन डार्विन एंड द व्रीज थ्योरीज। तो डार्विन की जो थ्योरी थी वो कौन सी थी? नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी। और ह्यूगो डे व्रीज की थ्योरी कौन सी थी? म्यूटेशन की थ्योरी थी। इन दोनों के बीच में एक समझौता है जिसको हम क्या कहते हैं, नियो डार्विनिज्म या फिर सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, अब म्यूटेशन थ्योरी क्या थी? द म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज प्रपोज्ड बाई अ डच बॉटनिस्ट ह्यूगो डिवरीज। ठीक है, ह्यूगो डिवरीज नाम के साइंटिस्ट ने या बॉटनिस्ट ने 1848 से 1935 उनका जो है लाइफ स्पैन था। उन्होंने 1901 एडी में क्या किया, उनकी बुक आई जिसका नाम था स्पीशीज एंड वैराइटीज। ठीक है, एंड डियर ओरिजिन बाय म्यूटेशन। तो इस बुक में उन्होंने क्या बताया कि जो स्पीशीज होती हैं उनमें वेरिएशन ये टर्म डार्विन ने भी बताया था। तो उन्होंने बताया, ह्यूगो डिवरेज ने, कि वेरिएशन कैसे आता है, म्यूटेशन की वजह से आता है। ठीक है, और उन्होंने काम किस पे किया था? इवनिंग प्राइम रोज या फिर इनोथेरा लैमार्कियाना। ठीक है, जैसे कि डार्विन ने किस पे काम किया था? गालापागोस की फिंचेस थी, गालापागोस आइलैंड की, उसी तरह से इन्होंने किस पे काम किया था? इनोथेरा लैमार्कियाना नाम के एक प्लांट पे काम किया था, जिसको हम ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं, इवनिंग प्राइम रोज। अब मॉडर्न और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज डेजिग्नेटेड बाय हक्सले 1942। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक थियरी बनाई गई जिसको हक्सले ने क्या टर्म दिया? मॉडर्न और सिंथेटिक थ्योरी। ये क्या बताती है? ये बताती है हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, मतलब इवोल्यूशन कभी भी एक इंडिविजुअल का इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। कभी भी अगर इवोल्यूशन होता है तो क्या होता है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन का जो है वो इवोल्यूशन होता है। ऐसा थोड़ी हुआ कि एक जिराफ का बस जो है नेक लंबा हो गया, पूरे जिराफ की पॉपुलेशन का ही नेक लंबा हुआ। तो इसलिए हमेशा इवोल्यूशन आप उसको तभी कहेंगे जब वो पूरे एक पॉपुलेशन में अकर करता है। ठीक है, एंड द सेंट्रल रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। और इन्होंने ये भी बताया कि पहली बात तो इवोल्यूशन जो होता है वो हमेशा पॉपुलेशन का होता है, और दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वही सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का। द साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टू द आउटकम ऑफ न्यू डार्विनिज्म वर, अब देखिए इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों का काम मिलाकर ये थियरी बनाई गई थी। तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइंटिस्ट थे वो कौन कौन थे? J.S. हक्सले, R.A. फिशर, J.B.S. हाल्डाने ऑफ इंग्लैंड, S. राइट, फॉर्ड, H.J. मुलर एंड T. डॉब जहांस्की ऑफ अमेरिका। ये सारे लोग, जैसे एक ही टाइम पे दुनिया के बहुत सारे कोनों में काम हो रहा था, तो वो सबको मिलाकर इन्होंने एक थियरी का निर्माण किया। ठीक है, आप पोस्टुलेट देखते हैं कि उस थियरी के क्या क्या पोस्टुलेट थे, मतलब सिद्धांत क्या क्या थे, उसके बारे में देखते हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी, सबसे पहला सिद्धांत कि वेरिएंस होगा, या तो इसी को क्या कहते हैं, कहीं कहीं इसको एज अ वेरिएशन या वेरिएंस बहुत सारे टर्म से बताया जाता है। ठीक है, वेरिएबिलिटी इज एन अपोजिंग फोर्स टू हेरिडिटी एंड इज असेंशियल फॉर इवोल्यूशन एज द वेरिएशन फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। जैसे एक पेरेंट है, ठीक है, उसका कोई बच्चा होता है, कोई सन या डॉटर होती है, तो क्या एकदम उसके जैसे होती है, जुड़वा होती है, हर एक चीज़ उसके जैसे होती है? नहीं, उससे वेरिएशन रहता है। मतलब माँ और बाप के जीन्स को मिलाकर जो बच्चा पैदा होता है वो ना बिल्कुल पूरी तरह माँ के जैसे होता है और ना ही बिल्कुल पूरी तरह पिता के जैसे होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर वेरिएशन फॉर्म होता है। उसके बाद में स्टडीज़ ने क्या बताया कि जो यूनिट है हेरिडिटी का भी और म्यूटेशन का भी, वो क्या है, जीन्स है। तो यहाँ पे कौन सा टर्म आया, जीन्स, जो कि क्या कैरी करते हैं, हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और वो कहाँ पे लाई करते हैं, क्रोमोसोम में। ठीक है, अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी
जो वेरिएशन हमारे पॉपुलेशन में अकर कर रहा था, ये बात पता चली कहाँ पे अकर कर रहा था, जीन्स में अकर कर रहा था। अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी का जो रीज़न था वो क्या क्या था ये देख लेते हैं। सबसे पहला रीज़न क्या था, ऑब्वियसली म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है, दीज आर सडन लार्ज एंड इनहेरिटेबल चेंजेस, मतलब अचानक से हो रहा है, बहुत कुछ बड़ा चेंज है और इनहेरिट होगा, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। दीज आर सडन लार्ज एंड इनहेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और कितना जेनेटिक मटेरियल जो है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, म्यूटेशन 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं क्रोमोसोम में, या फिर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो सकता है, या फिर पूरे सीक्वेंस में, या फिर केमिकल नेचर में ही चेंज हो सकता है क्रोमोसोम के। तो म्यूटेशन बहुत ही मतलब जो है एक फेमस कारण है, एक बहुत ही जेन्युइन कारण है वेरिएशन के। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कारण, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, क्योंकि हमेशा जब भी रेप्लिकेशन हो रहा है, जब भी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। और रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने जो उनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनको जैसे एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब इसका यहाँ पर चला जाएगा और ये इसका यहाँ पर चला जाएगा, तो ये भी एक नया पेयर बन जाता है, नया पैटर्न बन जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, एक वेरिएशन आता है। तो 1000 ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, चेंजिंग अरेंजमेंट ऑफ बाईवेलेंट एट द इक्वेटर ड्यूरिंग मेटाफेज 1। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बाईवेलेंट्स को ये लोग चेंज कर देते हैं एक दूसरे से, सिस्टर क्रोमेटिड अपना अदली बदली कर लेती हैं एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर थर्ड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, जब हम दो जो है जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल को एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करवाते हैं तो उनके क्या कहते हैं, हाइब्रिड्स कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी जो है चेंज आता है जेनेटिक मेकअप में। फिर फिजिकल म्यूटाजन, बात वही आ गई, म्यूटेशन कॉज करेगा। फिजिकल म्यूटाजन जैसे कि रेडिएशन, यूवी रेडिएशन हो गया, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, कोई एसिड हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी हमारे जेनेटिक मेकअप में चेंज आता है। नेक्स्ट क्या हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द एलिमिनेशन ऑफ जीन्स ऑफ सम ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशीज बाय एक्सट्रीम रिडक्शन इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू एपिडेमिक्स और माइग्रेशन। ठीक है, इसको सिविल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें अच्छे से पढ़ना है, इसमें जितने भी टॉपिक हमने अभी देखे, म्यूटेशन और ये सब हमें डिटेल में पढ़ना भी है, बट अभी के लिए आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट बता दे रही हूँ। सपोज करिए कहीं पर एक पॉपुलेशन लाई कर रही है और उन सबकी आंखें नीली नीली हैं। ठीक है, उनका कैरेक्टर हो गया ये नीली आंखें, अचानक से सुनामी आई और वो सारे खत्म हो गए, सारे खत्म हो गए। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो ब्लू आई वाली जीन थी वो क्या हो गई, लॉस्ट हो गई ना, लॉस्ट हो गई। अब नेचुरल सिलेक्शन के बारे में नियो डार्विनिज्म में भी बताया गया, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन जो नियो डार्विनिज्म में बताया गया और डार्विनिज्म में बताया गया, इसमें अंतर था। ठीक है, ये क्या करता था, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में नहीं बताता था, बल्कि ये बताता था कि जो है रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव सक्सेस के बारे में बताता था। मतलब जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, उसको अच्छे से रिप्रोडक्शन करने का मौका मिलेगा। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का वर्ड समझिएगा, ये क्या होता है, जो मेंबर सबसे अच्छे से अडाप्टेड होंगे एनवायरनमेंट में, ठीक है, वो हायर रेट पे रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे, और जो नहीं अडाप्टेड होंगे वो कम जो है पैदा करेंगे। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये क्या करता है, जो है ग्रेटर परसेंटेज ऑफ जीन बनाएगा। जैसे मान लीजिए कोई अगर ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसके एक जीन पूल में उसके जीन्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके क्लासमेट्स हैं, ठीक है, अगर आप जो है मान लीजिए अपने स्कूल में आप लोग पेड़ लगा रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं इस पूरे पॉपुलेशन में आपके नाम वाले पेड़ उतने ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर कोई कम लगा रहा है तो उसके कम रहेंगे। इसी तरीके से आपका जो जीन का परसेंटेज है वो भी जीन पूल में बढ़ जाता है। जो ऑर्गेनिज्म सबसे अच्छे से अडाप्टेड रहता है और हाई रिप्रोडक्शन करता है, उसका जो जीन का परसेंट होता है वो जीन पूल में बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात किसमें बताई गई, नियो डार्विनिज्म में। और डार्विन ने क्या बताया था, ये बताया था कि जो फिट रहेगा वही जिंदा रहेगा और जो अनफिट रहेगा वो धीरे धीरे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। If the differential reproduction continues for a number of generation, then the genes of those individual which produce more offspring will become predominant, और जो नहीं अच्छे से प्रोड्यूस कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब बाहर निकाल दिए जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन डार्विन वाला कंटिन्यू करता है न्यू डार्विनिज्म में भी, ठीक है। तो ये थी आपकी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि कैसे बेसिकली जो डार्विन की थ्योरी थी उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल पर बने रहें, और नोट्स के लिए PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।